Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about some important questions for CSIR Net Life Science Examination in the topic Animal Physiology और System Physiology of Animals. 7th यूनिट है ये सिलेबस की और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं पार्ट बी से पार्ट सी से ये रिलेटेड है और ये सारे क्वेश्चंस पार्ट सी में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिलेट्स टू द सोर्स, या सोर्स ग्लैंड हो सकती है या ऑर्गन हो सकता है, विद इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एज वेल एज फंक्शन। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 में जून। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नीचे एक टेबल दी गई है, इस टेबल में कुछ सोर्सेज हैं, ऑर्गन हैं, उनसे रिलीज होने वाले ये एंडोक्राइन ग्लैंड से मेनली, इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स दिए गए हैं और उनके फंक्शन, हार्मोन के क्या फंक्शंस हैं ये दिए गए हैं। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा तीनों चीज़ें करेक्ट है, मतलब जो सोर्स है या जो ग्लैंड है वो भी, उससे रिलीज होने वाला हार्मोन भी और उसके द्वारा प्ले किया जाने वाला फंक्शन भी, ये तीनों चीज़ें करेक्ट है तो वो ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है इन चार चीज़ों में से। ऑप्शंस क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल इसका फंक्शन है, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला जो वैसोप्रेसिन है इसका फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन नेफ्रॉन, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है ईस्ट्रोजन एंड इट सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीनों चीज़ें एकदम करेक्ट है। तो सबसे पहले थायराइड हार्मोन से और थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है कुछ हार्मोन्स को और इनको कलेक्टिवली कहते हैं थायराइड हार्मोन। मेन हार्मोन यहाँ पे थायरॉक्सिन है जो हमको दिया गया है, मतलब यहाँ पे ग्लैंड भी सही है और उससे रिलीज होने वाला हार्मोन यानी थायरॉक्सिन ये भी करेक्ट है। लेकिन इसका फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन यहाँ पे है रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। ये फंक्शन है पैराथार्मोन और पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन का, कैल्शियम लेवल को या कैल्शियम को ब्लड में रेगुलेट करके रखना। इसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेन फंक्शन थायरॉक्सिन का क्या है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, साथ ही टेम्परेचर मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका फंक्शन है। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन करेक्ट नहीं दिया गया है। दूसरा था हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला ऑक्सीटोसिन और उसका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स। ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट होता है ब्लड स्ट्रीम में बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब से नहीं। पिट्यूटरी यहाँ पे सही है, पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन और इसका फंक्शन लैक्टेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल ये है। तो जो इसका फंक्शन है वो करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी से, लेकिन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता। एंटीरियर लोब अलग हुई और जो पिट्यूटरी की है वो 3 लोब में डिवाइडेड है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज ना होके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन है, कौन, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे इसका सोर्स जो है जहाँ से ये रिलीज होने वाला है ये रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है, सेकंड वाला भी रॉन्ग है। यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता तो ये करेक्ट होता। तीसरा है एडीएच या जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये भी पोस्टीरियर साइड से, जो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर वाली लोब है वहीं से रिलीज होने वाला हार्मोन है और इसका मेन फंक्शन है वाटर रीअब्जॉर्प्शन का इन डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। और यहाँ पे ये तीनों चीज़ें करेक्ट दी गई है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है वैसोप्रेसिन और इसका मेन फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे ये पोर्शन जो है नेफ्रॉन का, यहाँ पे सिक्रीशन का काम होता है और ये वाला हार्मोन यहाँ पे जाके सिक्रीट होता है और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो। ठीक है, और जो तीसरा मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर हम चौथी की बात करें, कॉर्पस ल्यूटियम ये सिक्रीट करता है मेनली प्रोजेस्टेरॉन को। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशन जो ग्रेफियन फॉलिकल है यही कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में एक पेल बॉडी स्ट्रक्चर में और ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। जो यूटरस होता है, यूटरस की जो यूटेराइन मेम्ब्रेन है जिसे क्या कहते हैं एंडोमीट्रियम,
इसको ये डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ से ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट होता है और ये भी कहीं ना कहीं जो प्रेगनेंसी है उसे सपोर्ट करता है। लेकिन ईस्ट्रोजन का यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, इसके लेवल के इंक्रीज की वजह से एफएसएच और एलएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो क्या है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, ये क्या होते हैं, इनका इनहिबिशन होता है, ये डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे इसका फंक्शन ये है, सपोर्ट प्रेगनेंसी को भी करता है, लेकिन इसका सेकेंडरी फंक्शन है ये, प्राइमरी फंक्शन यही है कि ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उनके लेवल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। तो ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं सही हो सकता है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, थर्ड वाले को, क्योंकि ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्टली डिफाइन कर रहा है इसके फंक्शंस को भी, इसके रिलीज होने के सोर्स को भी और हार्मोन को भी। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अबव फिगर डिपिक्ट्स द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, जिसे HPA एक्सिस भी कहते हैं, चेंजेस इन कॉर्टिसोल लेवल इन एडिसन्स डिजीज कैन लीड टू। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2017 में आ चुका है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ये नॉर्मल पर्सन का डायग्राम है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन में जिसमें एडिसन्स डिजीज नहीं है, उसमें किस तरीके से हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस काम करता है। हाइपोथैलेमस में प्रोडक्शन होगा हार्मोन्स का, यहाँ पे जो पिट्यूटरी है यहाँ से रिलीज होगा ACTH, जो क्या करता है एडिनो, जिसे क्या कहते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स रीजन है वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होने वाले हैं उनको स्टिमुलेट करने का ही काम करता है ACTH। ठीक है, और ACTH की वजह से एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इन्हें इसमें से आता है एल्डोस्टेरॉन, इसमें इसका एक मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, जो इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, कब, जब RAA सिस्टम काम करता है, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम काम करता है। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा हार्मोन भी यहाँ से रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये बहुत सारे हार्मोन होते हैं, इनको कंबाइनली कहते हैं कॉर्टिसोल्स। कॉर्टिसोल्स का एक मेन हार्मोन, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड है तो इसमें एक मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, वैसे ही जो कॉर्टिसोल है इनका एक मेन हार्मोन है, इसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और भी हार्मोन होते हैं जो कॉर्टिसोल होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनको स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है, स्ट्रेस लेवल को ये डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ ड्रग्स भी होती है, वो भी क्या होती है, कॉर्टिसोल्स होती है। साथ ही साथ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है, यहाँ पे दिखाया गया है, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज और जो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सेज हैं उनको भी कम करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन में, यानी इम्यून सिस्टम को ये थोड़ा इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करने में भी हेल्प करता है, सप्रेस करने में हेल्प करता है, हेल्प का मतलब ये इसको सप्रेस करने का काम भी करता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई गई है, वो क्या है कि जो ACTH है इसकी अगर ये ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इसका लेवल, तो ये मिलेनिन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा बॉडी में मिलेनिन हो गया तो स्किन डार्कनिंग हो जाती है, मतलब जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक नॉर्मल पर्सन का है, और अगर ACTH का लेवल इंक्रीज होता है तो ये भी बताया गया है कि मिलेनिन सिंथेसिस बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्टिसोल लेवल में अगर चेंजेस हैं एडिसन्स डिजीज की वजह से, तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या क्या क्या चीज़ें होती है एडिसन्स डिजीज़ में। तो जो अगर हमको सिम्टम्स पता है, एडिसन्स डिजीज़ के बारे में पता है, तो हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं बिना इस डायग्राम को इलेबोरेट किए या इसके बारे में सोचे समझे। तो अगर हम एडिसन्स डिजीज़ की बात करें तो एडिसन्स डिजीज़ क्या है, एडिसन्स डिजीज़ इज़ अ डिसऑर्डर इन विच अवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ एडिनल हार्मोन, जिसमें से भी मेनली क्या होता है इफेक्ट, कॉर्टिसोल्स। कॉर्टिसोल्स की बात हमने की थी, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन है इसके बारे में। साथ ही साथ जो एल्डोस्टेरोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखते हैं, वो भी इसमें इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है ACTH, जिसके बारे में भी बात की थी, ACTH क्या है, पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है एडिनल कॉर्टेक्स को कि अपने हार्मोन रिलीज करवाए। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका प्रोडक्शन वैसे ही होगा,
अगर ये इंक्रीज है तो मेलानिन सिंथेसिस भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एडिसन्स डिजीज में। एक और डिजीज आती है जिसका नाम है कुशिंग सिंड्रोम। यहाँ पे ACTH लेवल में इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये 2 टाइप की डिजीजेस हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुशिंग सिंड्रोम में ACTH का सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो एडिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन है उनका लेवल भी बढ़ जाएगा, यानी कि एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ जाएंगे। और एडिसन्स डिजीज में ACTH तो वैसे ही रहेगा, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ACTH पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ACTH के इंक्रीज लेवल के बावजूद भी या सफिशिएंट लेवल के बावजूद भी कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होगा, हार्मोन की इनसफिशिएंसी रहेगी जो एडिनल कॉर्टेक्स है वहाँ से, यानी जो कॉर्टिसोल्स हैं या जो एल्डोस्टेरोन है इनका रिलीज नहीं हो पाएगा, इनसफिशिएंसी होगी एडिनल ग्लैंड के हार्मोन्स की। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डिसीजेस हैं। ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, इम्यून सिस्टम की कुछ गड़बड़ी की वजह से या अपने ऑटोमेटिक तरीके से काम करने की वजह से ये डिजीज़ होती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? वेट लॉस, हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि स्किन डार्कनिंग, क्योंकि ACTH लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ACTH लेवल में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये इंक्रीज होगा तो हाइपर पिगमेंटेशन होगा, मेलानिन सिंथेसिस ज़्यादा होगा जैसे वहाँ पे बताया था। लो ब्लड प्रेशर यहाँ पे हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर क्योंकि ब्लड वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उनका रीअब्जॉर्प्शन और रिटेंशन ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एल्डोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो इनसफिशिएंट है। हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि जो कॉर्टिसोल है इनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी आता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा था अभी तक एक नॉर्मल पर्सन में, लेकिन अगर इसका प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन आ सकती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम होना, ये वाली कंडीशन। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है, और स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि कॉर्टिसोल्स होते हैं क्या, स्ट्रेस रिमूवल या स्ट्रेस हार्मोन भी इन्हें कहा जाता है, स्ट्रेस रिमूवल हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है एडिसन्स डिजीज में। हमको ऑप्शंस क्या थे, सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, ये काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस नहीं कर पाएगा। इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड लेवल भी डिक्रीज हो जाता है और इम्यून सिस्टम का सप्रेशन भी रुक जाता है, क्योंकि ये रिलीज नहीं हो रहे हैं। गेन बॉडी वेट, जैसा भी हमने देखा था बॉडी वेट में लॉस होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। लाइटनिंग द स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन मतलब स्किन डार्कनिंग, लाइटनिंग नहीं। लॉस बॉडी वेट, ये करेक्ट है। रिड्यूस्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया, ये करेक्ट है। एंड हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन डार्कनिंग, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लास्ट वाला क्या है, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये रॉन्ग है। एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेटेड हो जाएगा इम्यून सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम सप्रेस किया जाता था और ये रिलीज नहीं हो रहे, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा ऑटोमेटिकली, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज ना होके डिक्रीज होगा, क्योंकि ये रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड वाला, जो करेक्टली डिफाइन कर रहा है एडिसन्स डिजीज के सिम्टम्स को। लॉस बॉडी वेट, reduced blood glucose level, hypoglycemia and hyperpigmentation, skin darkening, overproduction of melanin। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी एक टेबल हमको दी गई है, द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। ये जो रीनल ट्यूब्यूल है इसके जो डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स हैं वो एक कॉलम में दिए गए हैं, कॉलम ए में, और द मैकेनिज्म ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्ट इन द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूबुलर सेल्स, ये दिया गया है कॉलम बी में। ये हमको कॉलम दिया गया है, हमको इसमें से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि करेक्ट मैचिंग कौन सी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट मैचिंग कौन सी है, मतलब करेक्ट मैचिंग, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, इनकी करेक्ट मैचिंग करानी है। इनके पर्टिकुलर जो भी ये काम करते हैं सोडियम ट्रांसपोर्ट में, किस तरीके से ये हेल्प करते हैं उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमको ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसके सामने दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर का मतलब है ट्रांसपोर्ट करना,
ट्रांसपोर्टर्स होते हैं एक तरीके से, और ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर ये ल्यूमेन से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बाहर ही करेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स को बाहर ट्रांसपोर्ट करेंगे। और अगर ये ल्यूमेन के अंदर, मतलब जो ट्यूब्यूल है उसके ल्यूमेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सबको वहीं अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है सोडियम और क्लोराइड का सिम्पोर्टर, मतलब एक ही डायरेक्शन में सोडियम और क्लोराइड को एक ही डायरेक्शन में क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, डिफ्यूजन थ्रू सोडियम सिलेक्टिव चैनल, जिन्हें ENAC भी कहा जाता है, एपिथेलियल सोडियम को ट्रांसपोर्टर्स आई थिंक। अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, सोडियम और ग्लूकोज को एक डायरेक्शन में डालना। लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, जो लास्ट वाला पोर्शन है, एक यहाँ पे 1 सोडियम 1 पोटेशियम और 1 क्लोराइड सिम्पोर्टर बताया गया है, 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर, मतलब एक सोडियम को, एक पोटेशियम के मॉलिक्यूल को और 2 क्लोरीन या क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन में क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे हमको करेक्ट मैचिंग करवानी है। तो पहले इनके देख लेते हैं कि ये ट्यूब्यूल क्या काम करती है। सिम्पोर्टर्स किन्हें कहते हैं? सिम्पोर्टर्स ट्रांसपोर्ट मैनी मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन। पहला हमको दे रखा था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। तो एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ PCT और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैव ब्रश बॉर्डर्स एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मतलब यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होंगी वो क्यूबॉइडल हैं, और क्यूबॉइडल के साथ साथ उन पे माइक्रोविलाइस भी प्रेजेंट हैं, जो एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, ग्लूकोज का, सोडियम का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और वाटर का भी। और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और हमको ग्लूकोज भी दिया गया था। तो पहले तो हम इसका आंसर करेक्टली यहीं पे बता देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एपिकल मेम्ब्रेन में ही ल्यूमेन से वापस एपिकल मेम्ब्रेन में इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सोडियम को भी और ग्लूकोज को भी। और ये लिंक्ड ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, सिम्पोर्टर्स होते हैं। मेनली क्या करते हैं, अंदर से बाहर की ओर इनका रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। तो पहले का जो मैचिंग होगी वो क्या होगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके साथ मैच करेगा, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर्स के साथ, क्योंकि इनमें ये प्रेजेंट है और ये क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में सोडियम और ग्लूकोज को एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ, ताकि इसका रीअब्जॉर्प्शन हो सके। जो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सराउंड में कैपिलरीज का बेड होता है, जिसे क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जहाँ पे जो भी रीअब्जॉर्ब किया हुआ है मटेरियल वो वापस उसमें आ जाएगा और वापस से सर्कुलेशन में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर्स। दूसरा है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। यहाँ पे किस तरीके के होते हैं देखते हैं। द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली जो है ये ऐसे यू शेप्ड का होता है, इसमें एक डिसेंडिंग लूप होती है, ये वाली, ये ज़्यादा थिक नहीं होती है, और जो असेंडिंग लिम्ब है वो ज़्यादा थिक होती है, इसलिए यहाँ पे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली कहा गया है। ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, बट हेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम टेक्स प्लेस। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और ये वाली सोडियम पोटेशियम के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है, डिसेंडिंग वाली वाटर के लिए परमिएबल, और ये वाली वाटर के लिए इम्परमिएबल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड पोटेशियम का, और किसके थ्रू होता है, बाई NKCC2 ट्रांसपोर्टर्स, जो क्या करते हैं, मूव करते हैं एक सोडियम, एक पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयंस को अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन। मतलब एक ही डायरेक्शन में डाल रहे हैं ये, किधर को, एपिकल मेम्ब्रेन को, एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ, ल्यूमेन से एपिकल मेम्ब्रेन। एपिकल मेम्ब्रेन क्या है, जो ये लूप है, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में जो एपिकल मेम्ब्रेन होगी, इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सेल्स होंगी, और सेल्स के बाहर से जो मेम्ब्रेन है, जिसके आउटर साइड से भी क्या है, कनेक्शन है, और इनर साइड से भी कनेक्शन है, इस मेम्ब्रेन की तरफ ये देंगे, जहाँ से इनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा वासा रेक्टा के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच करेगा, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। ये क्या करती है, इसके पास होते हैं 1 सोडियम 1 पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड है, थर्ड क्या था, अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके साथ मैच करेगा, इसके पास क्या होते हैं, अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैव सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स और सिम्पोर्टर्स। इसके पास सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो सोडियम क्लोराइड को एक डायरेक्शन में
ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो लास्ट वाला था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन, वो कंसिस्ट करते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। इसमें क्या होता है, सोडियम चैनल्स की वजह से सोडियम का डिफ्यूजन होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। तो जो सी वाला है ये किसके साथ मैच करेगा, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स के साथ, और लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। जो लास्ट वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या है, ENAC, यानी कि एपिथेलियल सोडियम चैनल्स प्रेजेंट है, जो डिफ्यूजन जिनके थ्रू डिफ्यूजन होता है सोडियम का। तो ये वाला ऑप्शन इसके साथ करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट एंड डी वाले का सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन रिकवर्ड फ्रॉम अ मॉडरेट डिग्री ऑफ हीमोरेजिक शॉक, द पार्टिसिपेटिंग physiological mechanism in this recovery process are proposed in the following statements। यहाँ पे कुछ statements दिए गए हैं related to recovery of the hemorrhagic shock। ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 में दिसंबर। और ये स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, द डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर आफ्टर हीमोरेज causes inhibition of sympathetic vasoconstrictor system after hemorrhage, the angiotensin second level in blood is increased, which causes increased reabsorption of sodium in renal tubules. The increased secretion of vasopressin after hemorrhage increase water retention by the kidneys. In hemorrhage, the CNS ischemic responses elicits sympathetic inhibition। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हीमोरेजिक शॉक का मतलब है ज़्यादा लॉस, ब्लड का लॉस हो जाना। हीमोरेज का मतलब होता है किसी वुंड का हो जाना, और हीमोरेजिक शॉक मतलब वुंड की वजह से बहुत अमाउंट में क्या हो जाना, ब्लड का लॉस हो जाना, हैवी ब्लीडिंग जिसे कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड लॉस की वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा और ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और हमको इन दोनों को मेंटेन करना ज़रूरी है। होम्योस्टेसिस के लिए ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों चीज़ों का मेंटेन होना ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में सारे ही जो भी इसकी अगर रिकवरी करनी है, तो जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगी वो सारी प्रोसेसेस क्या करेंगी, ब्लड लेवल को, ब्लड वॉल्यूम को भी और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करने का काम करेगी, क्योंकि हमको इनको मेंटेन करना है। और ये डिक्रीज़ हो चुके हैं तो मेंटेन किस तरीके से होगा, इनको सफिशिएंट लेवल तक इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए, इसकी रिकवरी के लिए इन दोनों चीज़ों का इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई तो ब्लड प्रेशर भी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए किस तरीके से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा के, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, और प्लाज्मा में भी 90% वाटर प्रेजेंट है। तो अगर वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी तो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके भी रिटेंशन को बढ़ाना यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा। वो जो सोडियम है इसके रिटेंशन को बढ़ाया जाएगा, तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। साथ ही साथ जो हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस है, मतलब जो ब्लड सेल्स जो होती है, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, इनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। उससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स काम करते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से वेसल्स जो होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए वैसो कंस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। और वैसो कंस्ट्रिक्शन किसकी वजह से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे दे रखा है कि इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक वैसो कंस्ट्रिक्टर सिस्टम, तो ये तो रॉन्ग होगा, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है। हीमोरेजिक शॉक इज लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, जिसे हम हैवी ब्लीडिंग कहते हैं। इन दिस कंडीशन ब्लड वॉल्यूम डिक्रीजेस। ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए एक RAAS सिस्टम आता है, जो सिस्टम मेनली काम करता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे किडनी से सबसे पहले रेनिन रिलीज होता है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन 2 में एंजियोटेंसिनोजन जो एक प्रीकर्सर है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद एक कन्वर्टिंग एंजाइम आता है जिससे फर्स्ट जो होता है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड, जो मेनली काम करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में, वैसो कंस्ट्रिक्शन करने में, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है रिलीजिंग ऑफ
एल्डोस्टेरॉन जो सोडियम रिटेंशन को बढ़ाता है, सोडियम या इलेक्ट्रोलाइट के रिटेंशन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी होगी। आरएएस सिस्टम काम करेगा, जो क्या करेगा, मेंटेन करेगा ब्लड वॉल्यूम को। साथ ही साथ एडीएच जिसे वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, इसका सिक्रीशन भी इंक्रीज होगा, जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा के ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें इस तरीके से बताया गया है, जैसे बी वाला, आफ्टर हीमोरेज द angiotensin 2 level in blood increased which causes increased reabsorption of sodium in renal tubule। ये एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करने में हेल्प करता है एंजियोटेंसिन 2, और एल्डोस्टेरॉन करता है सोडियम रिटेंशन में हेल्प। ठीक है, एंजियोटेंसिन नहीं करता, एंजियोटेंसिन वैसो कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है, और ये रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन को, जो एक एडिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, और ये सोडियम रिटेंशन को बढ़ाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, वैसे ही दूसरा जो है सी वाला, द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन जिसे हम एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, आफ्टर हीमोरेज इंक्रीजेस वाटर रिटेंशन बाय किडनीज। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मेनली हेल्प करता है। इससे पहले हमने देखा था एडीएच के बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डीसीटी में ये प्रोड्यूस होके सिक्रीट होके वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है। तो ये दो प्रोसेसेस होंगी रिकवरी के लिए हीमोरेजिक शॉक की। हैवी ब्लड जो ब्लड लॉस हो चुका है उसको वापस से मेंटेन करने के लिए ये दो प्रोसेसेस होंगी। तो हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, बी सी जहाँ पे होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि सेकंड वाला, ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, सेकंड वाला। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे हम और क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच।